ड्रोन से सर्चिंग, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और मुखबिर का जाल। बरेली के सीरियल किलर की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की बरेली की है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 9 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। उसने अभी तक 6 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस आरोपी कुलदीप गंगवार को लेकर मौके वारदात पर भी पहुंची। वहां पुतले की मदद से क्राइम सीन क्रिएट किया गया। ओवासी सीरियल किलर कुलदीप गंगवार क्राइम सीन क्रिएट करते वक्त जिस तरह की हरकतें कर रहा था, उसे देखकर लोग हैरान और परेशान थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था। उसकी निजी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे काफ़ी परेशान किया, जिससे वो महिलाओं से चिढ़ने लगा था। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं रही। उसकी आदतों से ऊबकर उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई। इसके बाद महिलाओं से उसकी नाराज़गी और भी बढ़ गई और फिर महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिलाओं को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता। जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो ना करती उनकी हत्या कर देता। वो ये सब बगैर किसी हथियार के ही करता था। वो महिलाओं के कपड़ों से ही उनका गला घोंटकर उनकी जान ले लेता था। बरेली के 3 थाना इलाकों शाही, शीशगंज और फतेहगंज में पिछले साल जुलाई महीने से ही रह रहकर महिलाओं की हत्या हो रही थी। इन हत्याओं में गजब की सिमिलरिटी थी। मतलब तकरीबन सारी की सारी हत्या दोपहर के वक्त हुई थी। कातिल 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं की हत्याएं कर रहा था। वह उन्हीं महिलाओं की हत्या करता जो अकेली होती। हत्या के लिए साड़ी या दुपट्टा का इस्तेमाल करता था। उनके गले के बाईं ओर गांठ लगा देता था। एक और ख़ास बात यह थी कि ज़्यादातर कत्ल गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए थे। ये सारी बातें इन बात की ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल की इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ था। खास बात यह है कि इस किलर ने पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक कर तकरीबन 5 से 6 महिलाओं का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी दिनों तक इनएक्टिव रहा। इसके बाद इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। इसी साल जुलाई महीने में 2 तारीख को इसने उसी शाही थाना इलाके में एकाएक फिर एक और महिला की हत्या कर दी और पुलिस के रडार में आ गया। असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह की गई है जिस तरह पिछले साल 5 या 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देखना शुरू किया। नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू की, जिससे नाम दिया ऑपरेशन तलाश। एसएसपी ऑफिस को वार रूम बना दिया गया। पुलिस की 22 टीमों में बटे कम से कम 100 पुलिस वाले काम में लग गए। 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की गई। 600 नए सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन किया गया। इतना ही नहीं, 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच की गई। 25 किलोमीटर के दायरे में तफ्तीश की गई। सादे लिबाज में पुलिस गांव में तैनात की गई। पुलिस ने अलग अलग गांवों में नाका लगाकर संदिग्ध सीरियल किलर की तलाश शुरू कर दी। उसकी खोज में लगे पुलिस वालों को बताया गया कि वो हरेक उन गांवों में पहुंचकर सीरियल किलर की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिन गांवों में या जिनके आसपास महिलाओं की हत्या हुई है। पुलिस वालों को वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाने और हर जानकारी थाने में मौजूद एक स्पेशल रजिस्टर में दर्ज कराने को कहा गया है, ताकि उन जानकारी का मिलान करिए समझने की कोशिश की जाए कि जिले में रहने वाले लाखों लोगों में से वो सीरियल किलर कौन हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन से सर्चिंग, सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग और दूसरे तौर तरीके से भी काम में लाए गए। इन सिलसिले में पुलिस ने संदिग्ध स्केच भी बनवाए और आखिरकार मुखबिर से मिले इनपुट और संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने 35 साल के कुलदीप गंगवार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसने एक कर न सिर्फ
कई महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को हर उस जगह पर ले गया जहां उसने महिलाओं की हत्या की थी। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा था कि सीरियल किलर चुन चुन कर महिलाओं का ही जान क्यों ले रहा था? क्यों वो सुनसान सड़कों पर अकेली महिलाओं को टारगेट करता था? क्यों उसने कत्ल के लिए 50 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को ही चुनता था? क्यों उसने हर कत्ल साड़ी के पल्लू या फिर महिलाओं के दुपट्टे से किया? आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता था कि वो सिर्फ महिलाओं को ही मारता था? ये सवाल जितने अहम हैं, सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद उनके जवाब भी उतने ही चौंकाने वाले सामने आए। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था। उसकी निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी उथल-पुथल थी। उसकी माँ की मौत के बाद सौतेली माँ घर में आई, जिसने उसे बहुत परेशान किया। यही वजह है कि वह महिलाओं से चिढ़ने लगा। इसके बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक नहीं चल रही थी। उसकी आदतों से ऊबकर उसकी बीवी उससे छोड़कर कहीं चली गई। इसके बाद महिलाओं से उसकी नाराज़गी और भी बढ़ गई और फिर वो उनको टारगेट करने लगा। वो अकेली महिलाओं को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता। जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो ना करती उनकी हत्या कर देता। साड़ी और दुपट्टे को हथियार बनाता था। एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक बरेली के ही ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप एक बंजारे की तरह जिंदगी जीता था। अक्सर घर से बाहर रहता था। उसका अपना घर नहीं था। वो अपनी दो बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने के लिए पहुँचता और फिर खाना खाकर बाहर निकल जाता। लोग उसे देखते और जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप ही महिलाओं का कत्ल कर रहा है, क्योंकि उसे कभी किसी मामले में भी नहीं पकड़ा गया था। वो तो जब पुलिस ने ऐसे घूमने भटकने वाले लोगों के नशे आदि और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब कुलदीप पुलिस की रडार में आया। इसके बाद जब उसके व्यवहार, निजी जिंदगी और उसकी हरकतों का पता चला तो पुलिस का शक और भी गहरा होता गया और उसी शक के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी हुई। उसने न सिर्फ कत्ल की बातें कबूली, बल्कि उसके पास कुछ महिलाओं के कपड़े, गहने, आधार कार्ड और रुपए भी बरामद हुए। 2 साल से पाकिस्तान में फंसे हैं यूपी की ये फैमिली। शादी में शामिल होने गए थे, अब नहीं हो पा रही वापसी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले एक युवक ने साल 2007 में पाकिस्तान की लड़की से शादी की थी। पत्नी को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल गया था। तब से लड़की रामपुर में पति के साथ ही रह रही थी। इस दौरान दोनों के 3 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तान में युवक के साले की शादी तय हो गई, जिसमें शरीक होने युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पाकिस्तान चला गया। इसके बाद यह पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंसकर रह गया। जानकारी के मुताबिक रामपुर निवासी माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान निवासी ताहिर जबीन से हुई थी। ताहिर जबीन 2007 में लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आई थी। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए। साल 2022 में ताहिर जबीन अपने भाई की शादी में अपने पति और तीनों बच्चों के साथ नूरी वीज़ा पर मायके पाकिस्तान गई, लेकिन किसी कारण वीज़ा के 2 दिन निकल गए, जिससे वे वहां फंसकर रह गए। ताहिर जबीन का पूरा परिवार पाकिस्तान में फंसा हुआ है। अब दोबारा वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। रामपुर में माजिद हुसैन की मां और बहनों सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माजिद हुसैन की मां फमीदा ने बताया कि मैंने अपने बेटे की शादी पाकिस्तान में की थी। मेरी ननद की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी वहां करूं, तो मैंने उनकी खुशी पूरी कर दी थी। बहू अपने भाई की शादी में 3 महीने के वीज़ा पर आ गई थी। अब वहाँ पता नहीं क्या हुआ, किसी बात से 2 दिन वीज़ा के निकल गए। इससे वह वहाँ अटक गई हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी हमने फीस जमा की है। वह आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से आने की इजाज़त नहीं मिल पा रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आए। वह बहुत वहाँ परेशान है। मेरा बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ वापस आ जाए। हमने सरकार से गुहार लगाई है, यहाँ से कागज़ भेजे हैं जो उन्होंने मांगे थे।
बेटे की शादी साल 2007 में हुई थी। मेरे 3 पोता पोती हैं। यह साल 2022 में गए थे। अक्टूबर महीने में उन्हें 2 साल हो जाएगी। बेटे का फ़ोन आता है, वह बहुत परेशान है। वह कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे वापस बुला लो। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा, बहू और बच्चे सब अपने वतन वापस आए। माजिद के भाई माहिर हुसैन ने कहा कि भाई की शादी पाकिस्तान में हुई थी। हमारी फूफो पाकिस्तान की ही है। हमारा भाई पाकिस्तान में 2 साल से फंसा हुआ है। उसका फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, हम बहुत परेशानी में हैं। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे भाई और भाभी का वीज़ा लग जाए, जिससे वे यहाँ वापस आए। वह वहाँ रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वापस बुला लो, नहीं तो कुछ कर लेंगे। यहाँ मैं LIU वालों के पास गया, वहाँ पर भी मैंने बात की है। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे मैंने दिए हैं। माजिद के रिश्तेदार साकिर अली ने कहा कि हमारे भाई और बच्चों को तो वीज़ा लग रहा है, लेकिन भाभी का वीज़ा नहीं लग पा रहा है। वे वहाँ पाकिस्तान में फंस गए हैं। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारा परिवार वापस आ जाए। पत्नी ने बेलन से दबाया नशेबाज टीचर पति का गला, बच्चे हुए अनाथ, महिला गिरफ्तार। दोस्तों ये खबर छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक महिला ने बेलन से गला दबाकर अपने शिक्षक पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक को शराब पीने की लत थी। वह शराब पीकर अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। महिला अपने पति की इस आदत से काफ़ी दिन से परेशान थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चों को दादा दादी के पास भेज दिया था। बताया जा रहा है कि सोमवार आरोपी शराब के नशे में स्कूल में गया था और वहीं सो गया था। पत्नी और पड़ोसी उसे उठाकर घर लाए। होश में आने के बाद वह पत्नी से विवाद और मारपीट करने लगा। गुस्साई महिला ने अपने पति की बेलन से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 47 साल का सनत सोनावली, पिता रामदास सोनावली, खैरा तुलसी, थाना कुंडा, जिला कवर्धा का रहने वाला है। वह साल 2013 में देवभोग ब्लॉक में शिक्षक के रूप में तैनात था। वह पत्नी के साथ राजापारा मोहल्ले में किराए के मकान पर रहता था। मृतक शिक्षक गिरसुल हाई स्कूल में पदस्थ था। सोमवार की देर रात सनत को उसके किराएदार और पत्नी बेहोशी की हालत में देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर ने जांच कर सनत सोनावली को डेड घोषित कर दिया। गले और जांघ में चोट के निशान देखकर अस्पताल में प्रबंधक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की हत्या, फिर शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवाया। 239 CCTV खंगालने के बाद पति अरेस्ट। दोस्तों ये खबर गुजरात की सूरत की है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक हफ्ते पहले भी स्थान थाना क्षेत्र में एक ड्रम से महिला का शव बरामद किया था। अब पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी थी। करीब 7 दिन तक चली इस जांच के बाद पुलिस ने मृतक महिला की पहचान धर्मिष्ठा कांतिबाई चौहान के रूप में की गई है। पुलिस ने धर्मिष्ठा की हत्या के आरोप में उसके पति संजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने करीब 239 CCTV कैमरे खंगाले और ड्रम में लिखे नंबर के आधार पर उस कंपनी की तलाश की जहां इस तरह के ड्रम में सामान मंगवाया जाता है। जब पुलिस कंपनी में पहुंची तो वह उस स्क्रैप डीलर तक पहुंच गई जिसे कंपनी ड्रम बेचे थे। इस दौरान पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगा, जिसमें एक शख्स बाइक के पीछे खाली ड्रम बांधकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को जैसे ही यह सुराग मिला, उन्होंने बाइक पर ड्रम ले जाने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस पाली गांव इलाके के रहने वाले संजय भाई पटेल के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी धर्मिष्ठा के किसी और से संबंध होने का शक था और इसी शक के आधार पर
उसने घर में ही दुपट्टे से गले में फंदा डालकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसे प्लास्टिक के ड्रम में रखा और उसमें करीब 50 किलो सीमेंट मिला दिया। हत्या के बाद 2 दिनों तक उसने अपनी पत्नी के शव को ड्रम में सीमेंट के अंदर भरकर घर में ही रखा हुआ था। सूरत पुलिस के डीसीपी राजेश परमार ने बताया कि 2 जुलाई को बेस्थान थाना क्षेत्र में आईपीसी की धारा 103, 238 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर इन 7 दिनों के भीतर भी स्थान थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें 239 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद यह केस सॉल्व हो गया। हमने आरोपी संजय पटेल को उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया है। अभी तक पुलिस के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया था कि आरोपी ने कोई सीरीज या क्राइम पेट्रोल देकर अपराध किया हो। उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। 2 साल पहले लिखवाया था युवक पर रेप केस। 18 साल की बालिग होने पर उसी से मंदिर में रचाई शादी। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमिका ने बालिग होने पर घरवालों से बगावत कर प्रेमी से मंगलवार को मंदिर में शादी रचा ली। प्रेमिका के घरवालों के विरोध के चलते प्रेमी पर मारपीट, अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और प्रेमी को 5 महीने जेल में काटने पड़े थे। हाईकोर्ट से प्रेमी को जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बीच दोनों मिल नहीं सके। वहीं लड़की के 18 साल पूरा होने पर कोर्ट में प्रेमी से मोहब्बत की अपनी पूरी दास्तान बयां करते हुए केस को वापस ले लिया। घरवालों के विरोध के बाद प्रेमिका ने मंगलवार को श्री वर्षीय मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रेमी से शादी रचा ली। वहीं प्रेमिका ने बताया कि उसे अपनी जान का खतरा है और मुख्यमंत्री एसएसपी महिला आयोग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। घटना थाना सासनी गेट के जयगंज इलाके की है। दरअसल प्यार की चिंगारी को एक लड़की ने बुझने नहीं दिया। पहली नज़र में हुए प्यार को पाने के लिए लड़की बालिग होने तक इंतजार करती रही। प्रेमी भी बदनाम होने के बाद मिलन की घड़ी तक तरसता रहा। 3 साल पहले पंचनगर की रहने वाली खुशी पाठक को कोचिंग में पढ़ने वाले अरुण से प्यार हो गया था। जयगंज के रहने वाले अरुण भी खुशी पाठक के प्यार में गिरफ्तार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया, लेकिन इस प्यार के रिश्ते को खुशी के घर वालों को रास नहीं आया। दोनों घर से भागे, लेकिन खुशी के पिता यानी प्रेमचंद्र ने थाना सासनी गेट में वरुण के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और वरुण को कानूनी शिकंजे में अपहरण एवं दुष्कर्म मारपीट के आरोप में जेल जाना पड़ा। खुशी कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकी क्योंकि वह नाबालिग थी। वहीं पिता प्रेमचंद्र ने भी वरुण से संबंध रखने पर आत्महत्या की धमकी देकर डरा दिया था। घरवालों के विरोध के चलते खुशी 3 साल तक चुप रही। वरुण को 5 महीने जेल में काटने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 31 मार्च 2021 को खुशी पाठक ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली और अपना मर्जी का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। मंगलवार को खुशी ने कोर्ट में अपने वकील को खड़ा कर जज के सामने अपने प्यार का दास्तान सुना दी। खुशी ने न्यायालय से वरुण के खिलाफ चल रहे ट्रायल को वापस ले लिया। घरवालों के खिलाफ जाते हुए मंगलवार को खुशी ने मंदिर में शादी कर ली। इस दौरान वकील, मंदिर के पुजारी और वरुण के पिता अरविंद परिवार सहित मौजूद रहे। खुशी के घरवाले इस शादी में शामिल नहीं हुए क्योंकि अभी भी खुशी के पिता प्रेमचंद्र शादी के खिलाफ हैं। खुशी ने लाल जोड़े में वरुण को जयमाल पहनाकर अपना जीवन साथी बना लिया, लेकिन उसे अब अपने घरवालों से जान का खतरा है और मुख्यमंत्री, एसएसपी एवं महिला आयोग को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है। खुशी ने बताया कि कोर्ट में मेरे परिवार ने केस किया था, लेकिन 18 साल के होने पर वरुण को बचाव में बयान दिया है और वह 18 साल प्लस होने पर अपनी मर्जी से शादी कर रही है। वरुण के पिता अरविंद अग्रवाल ने बताया कि 3 साल पहले दोनों का अफेयर चल रहा था और वह शादी करना चाहते थे, लेकिन 18 साल से कम होने के चलते नहीं कर पा रहे थे। अब कोर्ट को सच्चाई बताकर बेधड़क अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। शिवा का सिर काटकर कहाँ लग गया अरुण? क्या है काले धागे वाली अधूरी लाश का सच? डीएनए से खुलेगा सिर कटी लाश का राज।
ये कमबख्त इश्क भी न जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। कमाल के इश्क हो रहे हैं आजकल। आशिक जिन पर जान देने की बातें करते हैं उन्हीं की जान ले रहे हैं। इस कहानी में भी लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस लड़की के बिना वो एक पल भी न जीने की कस्में खाया करता था, उसी लड़की के सीने में खंजर भोंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि महबूबा अपने आशिक से शादी की जिद कर रही थी। वाकया 31 जुलाई का है। यूपी के लखनऊ से सटा हुआ एक छोटा सा जिला बहराइच, जहां उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने थाना नानापारा कोतवाली के अंतर्गत नानापारा रुपेडीहा मार्ग पर हंडा बसहेरी गांव के पास झाड़ियों में एक लड़की के सिर कटी लाश मिली। 100 का हाथ भी कटा हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है। जिले की तेज तर्रार एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए सीओ हर्षिता तिवारी की अगुवाई में एक खास टीम को गठन किया। इसके बाद इस जांच टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान पूरे शहर और आसपास के जिलों से गुमशुदा लड़कियों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस के अफसर भी हैरान और परेशान थे। आखिर ये लड़की कौन है? लड़की के कत्ल किसने किया? लड़की की लाश से सिर कहाँ गायब हो गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी तलाश के सहारे फिर शुरू की। पुलिस ने बारीकी से जांच की और शव की तस्वीर का बारीकी से मुआयना किया तो पाया कि लावारिस हालत में मिली लाश के दाएं पैर पर एक काले रंग का धागा बंधा हुआ था। ऐसे में माना जाता है कि पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र से बचाव होता है। अब चूंकि पुलिस आसपास के जिलों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, पुरानी फाइलें खंगालते हुए पुलिस की नज़रें अचानक 22 जुलाई को हुई एक मिसिंग कंप्लेंट पर पड़ी। पुलिस ने जब शिकायत को गौर से पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि शिबा नाम की लड़की गुम थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाले ये भी लिखवाया था कि गायब हुई शिबा के दाहिने पैर पर काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो शव बरामद किया था उसके भी दाहिने पैर पर भी काला धागा बंधा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये लाश शिबा नाम की गुमशुदा लड़की की हो सकती है। अब पुलिस ने फाइलें खंगाली तो पता चला कि बहराइच के रूपाडीहा इलाके के जमोग गांव की रहने वाली हसमत अली ने अपनी भांजी शिबा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि शिबा बीती 21 जुलाई से लापता थी, जबकि 31 जुलाई को पुलिस को नानापारा में लड़की का अर्धनग्न लाश मिली थी। लाश का सिर गायब था। पुलिस ने शिबा के मामा मामी को शिनाख्त के लिए मरचुरी बुला लिया। यहाँ पहुंचे शिबा के परिजन आखिरकार लाश की पहचान शिबा के तौर पर कर ली। शिबा के मामा हसमत अली ने पुलिस को बताया कि उन्हीं के गांव के जमुक के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिबा और अरुण एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब शिबा 8वीं क्लास में थी तो अरुण उससे 2 साल आगे 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों में पहले पक्की दोस्ती हुई और जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिबा के मामा मामी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शिबा अरुण सैनी से फ़ोन पर अक्सर बातें करती थी। शिबा के परिजनों ने बताया कि हमने उसे ऐसा करने से कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक बार उन्होंने शिबा और अरुण को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कातिल या कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि शिबा के मामा मामी पहले ही उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दाबिश दी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। बाद में मुखबिरों की जानकारी पर उसे घर से कुछ दूर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिबा की हत्या की है और फिर उसके सिर और हाथ को काटकर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि शिबा से प्यार करता था
अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शिबा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहा करता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चरदा जमोग चौराहे में एक मेडिकल स्टोर का काम करने लगा, जहां शिबा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह शिबा से अलग होना चाहता था, लेकिन शिबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा जब शिबा के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ शिबा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सब के बीच अरुण परेशान हो गया और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह शिबा ही है और वो शिबा को रास्ते से हटा देगा। अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगपुरा थाना रुपेडीहा के साथ मिलकर शिबा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्ठे पर बुलाया। शिबा उसके पास आ गई। वो बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट दिए, उसके कपड़े उतार दिए। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाद में उसने शिबा का सिर, हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिया। आरोपियों ने अपने फ़ोन भी नहर में फेंक दिए थे। पुलिस ने शिबा का शव 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो शिबा की पहचान हो चुकी थी, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य के लिए पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। सवाल ये है कि पुलिस को डीएनए कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? डीएनए के जरिए कैसे सबूत हासिल किए जा सकते हैं? दरअसल बहराइच पुलिस को सबसे पहले शव से मिले कपड़े और शव के बिसरा नमूने लेने होंगे। मौके पर मौजूद धूल और कण और बाल वगैरह से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। साइंटिस्ट शिबा के कपड़ों से खून से निशान, ब्लड स्टेन एवं नमूने ले सकती है। कपड़ों पर लगे उंगलियों के निशान हासिल कर सकते हैं। इन ब्लड स्टेन के जरिए शिबा के परिजनों के डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है, जिससे कि आरोप साबित करने में मदद मिलेगी। ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि शिबा का सिर ना भी मिले तो डीएनए से अदालत में साबित किया जा सकता है कि ये लाश शिबा की ही है।